मैं शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे मतलब यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सबको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी टेट एग्जाम 2025 की। और टुडे यहाँ पे जो हमारा सेशन है, जी हाँ, वो रहेगा सॉल्व पेपर, जिसमें कि हमारे 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये हमारी परीक्षा है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी टेट है। तो संभावना है कि यूपी से भी कुछ सामान्य क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं ऑब्वियसली। इसलिए हम पहले यहाँ पे 10 क्वेश्चन इसके करेंगे, फिर 10 हम हिस्ट्री के करेंगे, 10 यहाँ पे पॉलिटी से करेंगे, 10 इकोनॉमिक्स से करेंगे, 10 हिंदी के करेंगे। ठीक है ना। चलो, तो यूपी ट्रिपल एससी टेट एग्जाम 2025 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यहाँ पे भाई शिवानी सिंह। और स्क्रीन पर सबसे पहले आप सबके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। देखो, जो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र है वो किस सीमा के अंतर्गत आएगा, ये बताना है। क्या उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के, या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के, या फिर उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के, फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा के। तो बुंदेलखंड जो नामक क्षेत्र है, इनमें से किस सीमा के अंतर्गत आएगा, ये बताना है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर हम, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंतर्गत ही आपका आएगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, वो भी हम देख लेते हैं ऑब्वियसली। चलो, तो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज्यादा जो यहाँ पे 11 जिलों की सीमा है, वो देखो मध्य प्रदेश से लगती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो आपकी यहाँ पे मध्य प्रदेश से लगती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो इस तरह है। इसमें इटावा है, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है ना। जी हाँ, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताना उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज्यादा जो जिलों की संख्या है वो किस स्टेट से लगती है। तो मध्य प्रदेश। कितने जिले हैं वो आपके? 11 है। ऑब्वियसली ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, स्क्रीन पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला यहाँ पे नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा यहाँ पे जो है जिला है जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर या फिर महाराजगंज है। ठीक है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, जो सीतापुर है ना, ये है आपका नेपाल के साथ साझा नहीं करता। अब नेपाल के साथ साझा यहाँ पे नहीं करता तो और किसके साथ करता है, देखते हैं। एक्चुअली उत्तर प्रदेश के राज्य 7 जिलों की सीमा के साथ में यहाँ पे जो है अपनी क्या करते हैं, सीमा को साझा करते हैं नेपाल की। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले यहाँ पे नेपाल के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो 7 जिले यहाँ पे कौन कौन से मैं बता दे रही हूँ। सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, और बहराइच है, लखीमपुर है और पीलीभीत है। ये यहाँ पे जो है आपके 7 के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें कि सीतापुर यहाँ पर स्पर्श नहीं करता है। ठीक है ना। जी हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऑब्वियसली देखो, अब हम बात करते हैं, स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बस्ती है, बांदा, बुलंदशहर है या फिर बलिया है। ऑब्वियसली बात करते हैं यहाँ पे हम, सही आंसर क्या होगा? बलिया होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, ऑब्वियसली अब हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी जान लेते हैं। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 या फिर 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के साथ में लगती है। जी हाँ, जो उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो यहाँ पर अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्य और देश के 9 यानी कि 8 इसमें राज्य है और एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें ये रहता है आपका दिल्ली। ठीक है, इनके साथ में साझा करते हैं जो इस प्रकार है। आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर कौन है? दिल्ली है। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना है। 8 तो इसमें स्टेट है और एक इसमें यूटी है जो कि क्या है आपकी दिल्ली है। इसके साथ में जो उत्तर प्रदेश है अपनी सीमा स्पर्श करता है, साझा करता है ऑब्वियसली। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए। चलिए, अब यहाँ पे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। यस, आगे है, उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य की अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ में सीमा साझा नहीं करता। सहारनपुर, देवरिया या फिर हरदोई या फिर ललितपुर। उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है और किसी के साथ में भी इनमें से अपनी जो सीमाएं साझा नहीं करता है। ठीक है ना, ये बताना है कौन
कौन सा है? चलिए फटाफट, बेहतरीन है। तो बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा हरदोई, जी हाँ इसके साथ में नहीं करता है। आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ में साझा नहीं करती? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो कि मध्य प्रदेश के साथ में साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं। उन 11 जिलों में से कौन सा नहीं है? तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा या फिर अलीगढ़। ओके, ऑब्वियसली बात करते हैं यहाँ पे जो अलीगढ़ है हमारा, जी हाँ अलीगढ़ जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है ना, सो बेस्ट यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब आगे देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर और शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत, ये सभी हरियाणा राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के साथ में कौन कौन करते हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? जो इनमें शामिल नहीं है हमें वह बताना है। ठीक है, उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। देखो अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश के 8 तो यहाँ पे राज्य हैं। क्या है भैया? उत्तर प्रदेश के 8 तो यहाँ पे राज्य हैं और एक इसमें क्या है आपका यूटी है। टोटल मान के चलो 9। ठीक है ना, एक यूटी है जो क्या है दिल्ली। सो उत्तराखंड के भी साथ में मध्य प्रदेश, झारखंड, लेकिन जो ओडिशा है ना, ओडिशा के साथ में उत्तर प्रदेश अपनी सीमा को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए बेस्ट यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, अभी देखो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य जिसमें कि 8 राज्य एक यूटी है को स्पर्श करती है। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। बताइए कहीं ओडिशा का नाम आया? नहीं ना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, अच्छा उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं ये बताना है। कितने जिले भैया उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम भैया जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे रहते हैं 75। कितने रहते हैं? 75। यानी कि बात करें बी ऑप्शन से यहाँ पे हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बताइए फटाफट, मजा आ रहा है कि नहीं? इंटरेस्ट? ओके, फटाफट यहाँ पे आप बने रहिए मेरे साथ में। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हम 75 जिले हैं और 18 क्या है मंडल है। लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी है और वर्तमान में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। ठीक है ना, चलिए तो ऑब्वियसली सारी चीजें कंफर्म है। अब उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अभी देखो इसका आंसर हमारा यहाँ पे 2 हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, क्योंकि सी में 8 है और डी में 9 है। क्योंकि 8 तो राज्य स्पर्श करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करती है। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन बना है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों के साथ में? केवल और केवल राज्य। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श होता तो 9 होता, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होता। ओके, अब यह सिर्फ और कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये 8 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है ये बताना है, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल है जिसका। गौतम बुद्ध नगर है, कन्नौज है, हाथरस या फिर संत रविदास नगर है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बेस्ट होगा, संत रविदास नगर है। ठीक है ना, चलो फास्ट देखो यहाँ पे जो संत रविदास नगर है तो यहाँ पे देखो 1015 वर्ग किलोमीटर में है। गौतम बुद्ध यहाँ पे इतना है, हाथरस इतना है और भैया कन्नौज आपका इतने वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हमारा अब स्टार्ट होता है हिस्ट्री का टेस्ट, जिसमें कि हमने जो है उत्तर प्रदेश यूपी से जितने भी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन थे मैं लाती रहूंगी। कंटिन्यू हमारे यहाँ पे क्लासेस चलेगी। अब हिस्ट्री का टेस्ट हम कर लेते हैं फास्ट यहाँ पे 10 क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलिए राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? यहाँ पे अजातशत्रु है, सारिपुत है, जीवक है या फिर राहुल है। सो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? देखो राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी रहे? तो उनका नाम है यहाँ पे जीवक। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जी हाँ यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अभी बात करते हैं बिंबिसार, ये हरित वंश के संस्थापक थे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? तो यहाँ पे हरित वंश के संस्थापक थे और यह आपके बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। ठीक है, अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हरित वंश का एक राजा था और यह बिंबिसार का क्या था? पुत्र था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो कर्म है, अहिंसा है, वैराग्य है, फिर निष्ठा। यूपी ट्रिपल टेट 2022 में शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ओके, सो वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ जो कि हमारे क्वेश्चन इधर उधर से हर बार एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है ना, चलिए
तो बात करते हैं जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है, तो यहाँ पर होगा हमारा कौन सा, अहिंसा। जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभी देखो जैन धर्म के 5 सिद्धांत आपके माने जाते हैं। कितने भैया, जैन धर्म के 5 सिद्धांत यहाँ पे माने जाते हैं, जिसमें कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा में जीव को चोट नहीं पहुंचाते, सत्य में झूठ नहीं बोलते हैं, असत्य में चोरी नहीं करते हैं, अपरिग्रह में संपत्ति का संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य में किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही नहीं रखना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला। ठीक है, तो बात करते हैं गौतम बुद्ध को, तो यहाँ पे ज्ञान उन्हें किस नदी के तट पर प्राप्त होता है, और वो होता है निरंजना नदी के तट पर। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए गौतम बुद्ध की बात हुई है, तो उनके बारे में तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हमारे बनते हैं। ठीक है, चलो गौतम बुद्ध जो है आपके यहाँ पे बौद्ध धर्म के संस्थापक है। क्वेश्चन बन सकता है गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे, तो भैया यह है, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष में गृह त्याग किया था, तो यहाँ पे 29 वर्ष में इन्होंने, ठीक है, जब ये 29 वर्ष के थे तब इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, अपना घर छोड़ दिया था। और उनके गृह त्याग की इस घटना को ही बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। देखो जैसे ही गौतम बुद्ध की 29 ईयर की यहाँ पे एज होती है, तो वह अपने घर को छोड़ते हैं, तो जब वह अपने घर का त्याग करते हैं, इस प्रक्रिया को यहाँ पे क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और उन्हें बोध गया कि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो वह क्या कहलाता है हमारा। ठीक है, तो वह भूमि स्पर्श मुद्रा है, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है, तो वह आपका यहाँ पे देखो, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला यहाँ पे सारनाथ में अपना उपदेश दिया था, तो उस टाइमिंग को ये क्या कहते हैं, यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं। चलो, तो देखो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था, जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म, अगर बात करते हैं 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी, यानी कि आधुनिक समय में नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था भैया, गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। ठीक है ना, ऑब्वियसली सारी चीजें आपको याद रखनी, आई होप चीजें आपको कंफर्म यहाँ पे कंप्लीट सारी चीजें बिल्कुल डन हो गई होगी, कोई डाउट्स तो नहीं है ना, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर बात करें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और ये प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन ये मैंने आपको ट्रिक से भी समझाया हुआ है। ठीक है, कश्मीर, गया, राजगीर या फिर पाटलिपुत्र, तो यहाँ पर होगा हमारा राजगीर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। चलो, और यह संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में होती, उस समय पूछे किसका काल था, तो यहाँ पे अजातशत्रु का उस समय क्या था, काल था। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन बने हमें उसी तरह प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भैया आपका फिर बहुत इंपोर्टेंट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ये बताना है। यहाँ पे कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, फटाफट, 12, 16, 20 या फिर 24। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पर क्या गया है, 16 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की, देखो भगवान बुद्ध की जो 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो कहाँ पे, कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर बामियान में। ठीक है ना, चलो सो बेस्ट यहाँ पे होगा हमारा कुशीनगर में। कहाँ पे होगा भैया, कुशीनगर में हो जाएगा। नेक्स्ट बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त होता है, तो बुद्ध को अगर महापरिनिर्वाण की बात करें कहाँ पे प्राप्त होता है, बेहतरीन मस्त यहाँ पे सेशन एकदम लाजवाब। ठीक है ना, लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ में। तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इन्हें होता है कुशीनगर में। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे हम गौतम बुद्ध की। ठीक है, जब इनका जन्म कहाँ पे होता है, लुम्बिनी स्थान पे होता है। ठीक है, और भैया गृह त्याग करते हैं, तो उस समय से महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 534 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्ति में बोध गया। ठीक है, यहाँ पे होता है बिहार में। मृत्यु इनका महापरिनिर्वाण कहलाता है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। तो एक भी क्वेश्चन अगर गौतम बुद्ध से बनेगा ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराई हुई है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, हुमायूं के मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह के लिए। तो भैया देखो सब अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे कि भैया ये आपका ज्यादा अच्छा है, इस धर्म को अपनाइए, इसमें ये होता है, ये होता है, इस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। तो इन्होंने महाबोधि मंदिर समूह का यहाँ पे प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, चलो तो महाबोधि जो मंदिर है, अगर बात करें, यह आपका बिहार के गया जिले में है, और इसका निर्माण ईसा पूर्व
तीसरी शताब्दी में अशोक ने कराया था। तो ऐसे बन सकता है कि जो महाबोधि यहाँ पे ये मंदिर है, ये आपका कहाँ पर है, तो बिहार के गया जिले में है। यहीं पे पूछिए इसका निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने, अगर बात करें गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उल्लेख दिया कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बौद्ध गया, फिर सारनाथ, कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उल्लेख दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था भैया, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन जो डी है यहाँ पे वो बिल्कुल बेस्ट होगा। तो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में लिए थे। ठीक है जी हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की किस राजधानी में दिए थे, तो वहां पर कहाँ पे, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे टेस्ट है आपका ज्योग्राफी का। फटाफट यहाँ पे हम ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र टाइम जोन में विभाजित किया गया है, 12 है, 24 है, 30 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं विश्व को कितने जो है प्रमुख काल क्षेत्रों में यानी कि टाइम जोन में यहाँ पे बांटा गया है, तो वो है आपका 24 में। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या होगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएमटी, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। देखो जीएमटी इसका पूर्ण रूप क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम इसका पूर्ण रूप यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करते हैं भारत में 82 पूर्व यामांतर को मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है, और इस रेखा पे वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना जाता है। और आपको पता है ना, भारत में जो मानक समय रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें अपना उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और एक यहाँ पे नोट है, हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। जी हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका कि हमारा जो मानक समय है यह आपका ग्रीनविच से अगर बात करें कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे भैया। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य रेखा जीएमटी से आगे कितने हैं, 4 घंटे, 7 घंटे, 5.5 घंटे, ओके, या फिर यहाँ पे 3.32 घंटे। ठीक है, इस तरह से बताया है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच की बात करते हैं, यहाँ आपके 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती। तो आप सबको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ओके, इसकी ट्रिक भी कराई हुई है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा में किससे नहीं गुजरती है, तो आपको पता है ना, यहाँ पे कर्क रेखा जो है ओडिशा से नहीं गुजरती है। ओके, सो यहाँ पे सी जो ऑप्शन से हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, अब देखो भारत के मध्य से होकर ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ओके, तो यहाँ पे जो है ओडिशा राज्य में जो विकल्प में दिया गया है, इसे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है ना, इसलिए हमें सारी चीजें यहाँ पे बढ़िया एकदम मस्त तरीके से याद रखनी है। फटाफट यहाँ पे करते जाइए। वसंत ऋतु आपका होता है, जो बसंत विषु है 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 18 जून को, 22 दिसंबर को। यूपी ट्रिपल एससी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये होता है आपका 21 मार्च को। नेक्स्ट, अब देखो भारत में जो बसंत ऋतु की समय सीमा है वह आपकी 21 मार्च को होती है, और इस समय यह भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या, जो सूर्य होता है ना, सूर्य किरण होते हैं, ओके, यहाँ पर बिल्कुल लंबवत भूमध्य रेखा। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, आपका ग्लोब है या फिर पृथ्वी, आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, ये बीच में मैंने जो लाइन ड्रॉ की है 0 डिग्री वाली, से हम विषुवत रेखा की भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यहीं पर बिल्कुल क्या होता है आपका, ठीक है ना, लंबवत चमकता है सूर्य। इसी तरह से इसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, बसंत ऋतु यहाँ पे होती है। चलो भैया, अब नेक्स्ट से आगे देखो, दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, प्राइम मेरिडियन पर, या फिर अंटार्कटिका पर। तो दिन और रात बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम दिन और रात की बात करते हैं तो ये आपके इक्वल होते हैं कहाँ पर भैया, तो बताओ फटाफट। तो यह होते हैं आपके विषुवत रेखा पर, बिल्कुल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण पर, विषुवत पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु का भार उस समय कम होता है जब हम उसे कहाँ रखें। देखो किसी वस्तु का भार कम जब होता है जब हम उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखते हैं। ठीक है, कहाँ पर रखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर। देखो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो भार होता है कम होता है, शून्य होता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर निम्नतम, और ध्रुवों पर वही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, ध्रुवों पर उस वस्तु का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी रहेगी, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45
डिग्री या फिर 60 डिग्री। जी हाँ, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा एग्जाम में, इसलिए बढ़िया मस्त तरीके से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो भैया कितना होता है 15 डिग्री, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी की अगर बात करें तो कितना होता है आपका 15 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखो, विश्व को यहाँ पर बात करते हैं 24 समय जोनों में डिवाइड किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनिच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल पर इन्हें डिवाइड किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर यहाँ पर आपका होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भैया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी करा रही हूँ एक भी कुछ भी इधर से बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बता रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा क्या आपका माजुली द्वीप होगा। क्या होगा भैया यहाँ पे? माजुली द्वीप होगा। ओके, आई होप। नेक्स्ट देखो आगे फिर बढ़ते हैं। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कंटिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो ये आपका कहलाता है गोंडवाना भूमि। क्या कहलाता है यहाँ पे? गोंडवाना भूमि यहाँ पे कहलाता है। ऑप्शन डी राइट। चलो, अगर उत्तरी भाग लोरेशिया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। देखो, भारत में जो उत्तरी भाग है वो लोरेशिया अंगारा लैंड कहलाएगा, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है। इन दोनों स्तरीय भागों में बीच में उथला व संकीर्ण महासागर खुला है, जिसे क्या कहते हैं? आपका तेथी सागर कहते हैं। भारत में गोंडवाना लैंड में क्या है? ये आपका स्थित है। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट है। फास्ट तरीके से हम 10 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है मैंने सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट आपको यहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। फर्स्ट है, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि ग्रामीण विकास संस्थान नाबार्ड की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ में अप्रैल 2019 में समझौता ज्ञापन किया था, हस्ताक्षर किए थे? तो भैया ये किया था जो है इन्होंने मलावी देश के साथ में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है 2018, और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो बात करते हैं 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? देखो 2018 और 19 की बात की गई है, तो भैया अगर ऑब्वियसली यहाँ पे हम 2018 और 19 की बात करते हैं तो इसमें कितना है? इसमें है आपका 283.37, ठीक है ना, ऑब्वियसली। अभी देखो, अभी हमने बात की 2018-19 की, अब यहीं पर अगर हम 2021 और 22 की डाटा की बात करते हैं तो इसमें 314.51, ठीक है, आपका जो है ये टन रहा। ओके, अच्छा, चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, याद रखिए। अगर पूछे कि गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है पूरे वर्ल्ड में वो कौन है, तो भैया चाइना टॉपर है, इसके बाद में भारत टॉपर है, फिर रूस और अमेरिका का स्थान आता है। अच्छा, चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल भी उत्पादक देश है, और भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल के मामले में दूसरा है भारत, ठीक है ना, और चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल में भी और गेहूं में भी। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? हरित क्रांति स्वर्ण, देखो हरित क्रांति यानी कि खाद्यान्न से रिलेटेड है, और भैया श्वेत क्रांति सफेद दूध से रिलेटेड है, और यहाँ पे तिलहन क्रांति मैंने ठीक से बताया। तिलहन कैसे होते हैं? पहले पहले फूल वाले जो है, ठीक है, इस तरह से। तो जी हाँ, वो यही आपकी पीली क्रांति से संबंधित है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमारा ऑप्शन जो है डी राइट होगा। नेक्स्ट है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब या फिर गुजरात था? ओके, बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मस्त एकदम बताना है। तो अगर बात करते हैं विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला जो भारतीय राज्य था भैया, वो कौन था यहाँ पे? और वो था कौन? तमिलनाडु, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, वो था हमारा क्या? उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड था। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो देखो, अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं, इसके अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं, तो भारत में जो हरित क्रांति के यहाँ पे जनक है वो हमारे कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है भैया? तो भारत में हमारे कौन रहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन यहाँ पे रहते हैं। तो ये तो भारत की बात है। अभी यहाँ पे भारत में अगर बात करते हैं 1960 के दशक में मध्य 1966 और 67 ईस्वी में हरित क्रांति की स्टार्टिंग हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग है। तो अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक यहाँ पे जनक कौन है? बोरलॉग है। और इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में भैया कौन रहते हैं? यही हमारे स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करते हैं, निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? नाबार्ड, व्यापारी बैंकों की, सहकारी या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण? तो ये आपका नाबार्ड के द्वारा, ठीक है ना। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड आपका ये होता है, इसमें किसानों को मुहैया या फिर सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, उन्हें हर चीज के बारे में बताया जाता है कि भैया कितना मुनाफा होगा, क्या होगा, क्या क्या आपको सारी चीज जो कीटनाशक उर्वरक वगैरह
बैंक की शाखा कैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती है जो अन्य फसल उत्पादन संबंधी गतिविधियों और अन्य फसल गतिविधियों के अल्पावधि के पात्र है। और इस योजना की स्टार्टिंग की बात करें 1998 से 99 में यहाँ पे किसने की थी भैया, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई। आगे बढ़े, देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन है। अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013 और 14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो क्या ये लगभग 8 मिलियन टन घटा है, या फिर 10 मिलियन टन बढ़ा है, या फिर इनमें से ना घटा ना बढ़ा, या फिर इनमें से 8 मिलियन टन बढ़ा है? तो पिछली बात करते हैं वर्तमान समय 2014 और 15 में पिछले वर्ष 2013 और 14 की तुलना में यह लगभग 8 जो मिलियन टन है आपका, ये क्या हुआ है भैया, घटा है, घटा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था ये बताना है। तो यहाँ पर बात करें 265 मिलियन टन की, 257 की, या फिर 255 या फिर 270 कितना था? तो वर्ष 2014 और 15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो यह था यहाँ पे 257 मिलियन टन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ टर्म से ये फटाफट आप खोज कर लेना। देखो कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 और 22 जुलाई 2021 और जून 2022 के फसल वर्ष, ठीक है, कुल फसल उत्पादन 314.51 यहाँ पे मिलियन टन रहा। ये डाटा है आपका 2021 और 22 तक का। ये डाटा है 2014 और 15 का 257 मिलियन टन, और यह 314.51 2021 और 22 का डाटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट है बहुत बेहतरीन है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो कितना है यहाँ पे रुपए, देखो 1410 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट आप फटाफट देख लो, सभी के हैं, एक साइड में फसल है, एक साइड में इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो सामान्य धान पे इतना है, ग्रेडेड धान पे इतना है, ज्वार पे इतना है, बाजरे पे इतना है, रागी पे इतना है, मक्के पे इतना है, तो अरहर पे इतना है, मूंग पे इतना है, मूंगफली पे इतना है, सूरजमुखी पे इतना है, सोयाबीन पे इतना है। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट है, और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन इसमें, फिर हम जो है हिंदी का टेस्ट में फटाफट कंटिन्यू करते हैं। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? कौन सी घोषणा करेगी भैया? अगर किसी फसल को सहायता देनी है सरकार को, तो घोषणा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपको पता है कि अगर घाटा वाटा होता है तो वही जो गवर्नमेंट होती है वो बिल्कुल आपके यहाँ पे सही माध्यम से सारी चीजें देती करती है। ठीक है, तो न्यूनतम अगर समर्थन मूल्य इसकी बात करते हैं, कृषि उत्पादों के लिए प्रकार की बीमा कीमत होती है, इसके थ्रू सरकार कृषकों को आश्वासन देती है और खाद्यान्न की कीमतों में, ठीक है, नीचे गिरने से नहीं देती, यानी कि वृद्धि ग्रो ही करना है। क्या है भैया, ग्रो ही करना है। खेती किसान है, खेती बाड़ी करता है, आपको पता है ना, थोड़ा सा भी कुछ भी अगर हो जाता है यानी किसान धरने पे बैठ जाते हैं भैया, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक हटने वाले नहीं। ओके, अब चलिए यहाँ पे टेस्ट हमारा हिंदी का है, फटाफट क्वेश्चन टेस्ट करके कर लेते हैं हिंदी के हम मस्त तरीके से। चलो, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द है? दुकुल का प्रतिकूल, सत्कर्म का निष्कर्म में, अजर का विनाशी। देखो विश्वास का अविश्वास होता है, बाकी ये सभी रॉन्ग दी हुए हैं। प्रतिकूल का यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें रॉन्ग दी हुई है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी देखो प्रतिकूल की अगर विलोम शब्द की बात करें तो प्रतिकूल यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका अनुकूल, और क्या होगा अनुकूल का प्रतिकूल होगा। ठीक है, और भैया जरा का अजर होगा विलोम शब्द यहाँ पे, और सत्कर्म का क्या होगा दुष्कर्म यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है ऐसुक विलोम युग्म का चयन करना है। इसमें ऐसुक है, कर्कश का मधुर है, बीजों का वक्र है, ऐश्वर्य का अनेश्वर्य। तो बिल्कुल ये सही है, सही है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसुक विलोम चुनना था। तो ऐहिक का लौकिक नहीं बल्कि क्या होता है पारलौकिक होता है। देखो ऐहिक का विलोम शब्द क्या होता है, पारलौकिक होता है। बाकी के सारे ऑप्शंस हमारे क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अर्थ का विलोम शब्द क्या है भैया, ये हमें बताना है। ठीक है ना, अर्थ का अगर हम विलोम शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। अर्थ का विलोम शब्द इल्तिजा है, इति है, इल्म है, या फिर इधर है, फटाफट। ठीक है, तो भैया अगर हम अर्थ के विलोम शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इति हो जाएगा। बढ़िया है ना, मस्त है। ओके, चलो सारी चीजें मैंने ठीक से कराई है, इसलिए तो यहाँ पे हम सिर्फ पास करेंगे। देखो अतिवृष्टि या दृश्य आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द क्या होते हैं? देखो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, अदृश्य का होता है भैया सदृश्य, और आकर्षण का होता है क्या विकर्षण। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है करेक्ट है। तो फटाफट देख लो, ओके, क्योंकि आपको और भी बहुत ज्यादा यहाँ पे पढ़ना है तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर भैया, इस तरह से आपको दिए हुए बताना है। देखो ऊपर का यहाँ पे कौन सा होगा, तो इसमें सही आंसर तो आपका सी होगा। एक का क्या होगा यहाँ पे बनता, देखो ऊपर
होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। गरिमा, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये होगा आपका लघिमा और आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह है, विलोम शब्द होगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें उर्वर का उसर होता है विलोम शब्द, बंजर का उपजाऊ होता है, गरिमा का लघिमा होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है आपका यहाँ पे विलोम शब्द। दिख रहा है ना आपको? चलिए आगे नेक्स्ट फिर यहाँ पे इसी तरह से है विलोम शब्द बताना है। तो गणतंत्र है, ओके, स्वतंत्र है। चलिए तो यहाँ पर भी हमारा जो है ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र है, स्वतंत्र का परतंत्र है और वेदनी का अब जो है तनिक और दहन का शमन है। तो यहाँ से आप देख लेना, उधर आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है। अच्छा, उथला शब्द का क्या विलोम शब्द है? उथला गहरा, छिछला, समतल या फिर उभारी, ठीक है ना। जी हाँ, और यहाँ पर होगा क्या आपका, ये समतल हो जाना है। आगे बढ़े नेक्स्ट, स्वर्ग शब्द का विलोम। तो स्वर्ग ये तो बताया भैया कि नरक में जाएगा बिल्कुल पक्का, अगर गलत कार्य करेगा तो भैया नरक की महसूस होगी, ठीक है। तो भैया स्वर्ग है तो नरक है, ठीक है, यही है। चलो नेक्स्ट है राग शब्द का विलोम। तो राग का विलोम क्या है? राग का यहाँ पे क्या है भैया, आपका विराग हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है राग का विलोम शब्द, देखो क्या होता है, विराग होता है, जबकि अनुराग और राग का समानार्थी शब्द है। आसक्ति का विलोम शब्द अनासक्ति होता है और अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? तो सूक्ष्म का सबको पता है यहाँ पे क्या होता है, स्थूल होता है। तो हाँ, अभी देखो जो प्रैक्टिस करते हैं पढ़ते हैं घर पे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल है, यहीं पे शीर्ण का विलोम पुष्ट है, पतला का मोटा है भैया और बारीक का विलोम मोटा है, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पे हमारे 5 सब्जेक्ट्स थे जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चन किए हैं और 50 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे जिसमें मैंने आपको भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, हिंदी है और भैया हमारा एक और सब्जेक्ट था, फटाफट हमने वहाँ पे वॉच किया है। तो फटाफट वॉच कर लीजिए सारी आप जो है वीडियोस को, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे देखो रसगुल्ला क्लास इकोनॉमिक्स टेस्ट, ठीक है। और भैया लास्ट पहले तो हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त आपको ऑब्वियसली आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार। क्योंकि अब आपकी ये सॉल्व पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है इसलिए मैं फास्ट करा रही हूँ, थ्योरी मैंने कराई हुई है, प्लेलिस्ट चेक करो 60 से भी ज्यादा वीडियोस वहाँ पे है, ओके। एक एक पॉइंट्स को देखेंगे ना तो सारी चीजें कंफर्म होगी, इसलिए मैं टेस्ट ले रही हूँ, टेस्ट के ही थ्रू लेती हूँ, ठीक है। टेस्ट हमारा फास्ट होगा क्योंकि टाइम कम है, फटाफट जितने भी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के करेंगे उतना ही आपका फायदा है, ओके, इसलिए मैं फास्ट यहाँ पे करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं यहीं पे नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।